दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 के बारे में, जिसमें कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हु विल रूल बंगाल। और हम फाइनल ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे और एग्जिट पोल की भी बात करेंगे। दोस्तों आज सिर्फ वेस्ट बंगाल में इलेक्शन नहीं हो रहा है। आज फैसला सिर्फ ये नहीं है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। आज फैसला ये है क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल की शेरनी साबित होगी या बीजेपी पहली बार बंगाल में इतिहास लिखेगा। पूरा भारत बंगाल को देख रहा है। क्यों दिल्ली से लेकर मुंबई, बिहार से लेकर यूपी, हर जगह लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, बंगाल में इस बार कौन जीतेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये 2029 लोकसभा की रिहर्सल है। ये अपोजिशन वर्सेस बीजेपी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल वार है। और जो बंगाल जीतेगा वो भारत की राजनीति की दिशा बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टीवी डिबेट नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं, हिडन वोटर्स के मूड्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, साइलेंट वोटर्स कौन होते हैं, और वो डार्क ट्रूथ जो शायद टीवी पे कोई नहीं बताता। वीडियो इन तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट प्रेडिक्शन आपको शॉक कर सकता है। दोस्तों वेस्ट बंगाल सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये इंडिया का पॉलिटिकल नर्वस सिस्टम है। सबसे पहले बंगाल के पास 42 लोकसभा सीट्स हैं, यानी दिल्ली की सरकार बनाने में बंगाल की सीधी भूमिका होती है। दूसरा, बांग्लादेश बॉर्डर, नेशनल सिक्योरिटी और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर पॉलिटिक्स, ये सब बंगाल को नेशनल इशू बना देता है। अगर हम तीसरी बात करें तो कोलकाता पोर्ट्स, ट्रेड रूट्स, ईस्टर्न इकोनॉमी, पूरे ईस्ट इंडिया की आर्थिक धड़कन बंगाल से जुड़ी हुई है। चौथा, अगर बीजेपी बंगाल जीतता है तो ऑपोजिशन का साइकोलॉजिकल कोलैप्स हो सकता है। अगर टीएमसी जीतती है तो ममता नेशनल ऑपोजिशन फेस बन सकती है। यानी बंगाल का रिजल्ट सिर्फ कोलकाता नहीं, सीधे दिल्ली तक जाता है। इसलिए पूरा देश क्यूरियस है, लेकिन जनता क्या चाहती है? टीवी स्टूडियो नहीं, ग्राउंड पे क्या चल रहा है। अब चलते हैं असली बैटलफील्ड पे। दोस्तों अगर सिर्फ टीवी देखकर रिजल्ट प्रिडिक्ट करेंगे तो शायद गलती करेंगे, क्योंकि बंगाल इलेक्शन ग्राउंड पे डिसाइड होता है। रूरल बंगाल में लोग वेलफेयर स्कीम को याद रखते हैं, जैसे कि लक्ष्मी भंडार, राशन और लोकल सपोर्ट। ये टीएमसी की बड़ी ताकत है। जबकि अर्बन बंगाल में यूथ फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, इस जॉब नहीं है, इंडस्ट्री स्लो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वीक है। यहाँ बीजेपी नैरेटिव मजबूत होता दिख रहा है। अगर हम वुमेन्स वोटर की बात करें तो ममता का सबसे बड़ा शील्ड यही है। और माइनॉरिटी वोट बैंक अभी भी टीएमसी की स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल है। लेकिन एक हिडन फैक्टर भी है, साइलेंट हिंदू कंसोलिडेशन। कई वोटर ओपनली नहीं बोलते हैं, लेकिन वोटिंग बूथ पे सरप्राइज कर देते हैं। यही है बंगाल को अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। ऊपर से इशू और भी हैं, जैसे कि करप्शन, कट मनी, संदेश खली, सीएए, एनआरसी, सब इमोशन को फ्यूल कर रहे हैं। यानी बैटल सीधी नहीं है, बहुत लैंड है। तो असली ताकत किसके पास है, बीजेपी या टीएमसी? दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, बीजेपी या टीएमसी, तो दोस्तों टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी खुद है। उनकी पर्सनल इमेज, फाइटर लीडर्स, दीदी कनेक्शन, ग्राउंड लेवल में उनका जो इमोशनल लॉयल्टी है उसको बढ़ाती है। उनका बूथ लेवल नेटवर्क बहुत ही ज्यादा मजबूत है। उनका जो माइनॉरिटी वोट लार्जली उनके साथ होता है। वुमेन्स वोटर भी उनका एक कहीं बड़ा सपोर्टिंग बेस है। लेकिन बीजेपी भी कमजोर नहीं है। बीजेपी में भी है मोदी फैक्टर, नेशनल लीडरशिप ट्रस्ट और एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट लॉन्ग रन। और सबसे बड़ा हिंदू वोट कंसोलिडेशन। बीजेपी नैरेटिव सिंपल है, चेंज नीडेड, जबकि टीएमसी नैरेटिव सिंपल है, बंगाल को आउटसाइडर से बचाना है। दोनों नैरेटिव पावरफुल है, एक इमोशन पे चल रहा है और दूसरा एंगर पे। और इलेक्शन अक्सर इमोशन प्लस एंगर के बीच होता है। तो दोस्तों अभी हम समझेंगे कि सर्वे क्या कर रहा है। दोस्तों अब चलते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, जो है एग्जिट पोल। आज तक, इंडिया टुडे, एबीपी, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ और न्यूज 24 और लोकल बंगाल एजेंसी, सबकी प्रेडिक्शन एक जैसी नहीं होती है। कुछ सर्वे टीएमसी को स्लाइटली एज दे रहा है, कुछ बीजेपी को मेजर गेन दिखा रहा है, कुछ एजेंसीज कह रही हैं फाइट नेक टू नेक है। वोट शेयर डिफरेंस बहुत कम बताया जा रहा है, यानी 1 to 2% स्विंग्स भी सरकार बदल सकती है। लेकिन बंगाल में एग्जिट पोल अक्सर फेल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ साइलेंट वोटर बहुत ही स्ट्रांग है। लोग कैमरा पे सच नहीं बोलते हैं और बूथ जाते जाते पूरा गेम बदल जाता है। यही है बंगाल की मिस्ट्री। तो अब दोस्तों वो फैक्टर को समझते हैं जो शायद कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। दोस्तों अब बात करते हैं बंगाल इलेक्शन की डार्क साइड की। साइलेंट हिंदू वोट,
साइलेंट माइनॉरिटी वोट, फियर वोटिंग, बूथ प्रेशर, वायलेंस एलिगेशन, ये सब रियलिटी का हिस्सा है। कई लोग ओपनली सपोर्ट नहीं दिखाते क्योंकि लोकल प्रेशर होता है। कुछ जगह एलिगेशन आते हैं, बूथ कैप्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंस, फियर इन्वायरमेंट, फिर कैंडिडेट सिलेक्शन मिस्टेक भी हो सकता है। पार्टी रेबेलियन, इंटरनल सैबोटेज, ये सब हिडन डैमेज करते हैं। सोशल मीडिया पे फेक नैरेटिव भी गेम बदल देते हैं। जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं होता, और जो नहीं दिख रहा होता है वो रिजल्ट डिसाइड कर सकता है। यही वजह है कि बंगाल इलेक्शन हमेशा ड्रामेटिक हो जाती है। तो फाइनल प्रेडिक्शन क्या कहती है? दोस्तों, अगर फाइनल प्रेडिक्शन की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन जीतेगा। अगर हम बेस्ट केस बात करें बीजेपी का, तो अगर साइलेंट हिंदू वोटर्स का अच्छा सपोर्ट मिला और एंटी इनक्यूमेंसी पीक पर रही, और जैसे कि अर्बन प्लस सेमी अर्बन स्विंग मिला, तो बीजेपी का बड़ा अपसेट कर सकता है। बट अगर हम टीएमसी की बात करें तो वुमेन प्लस माइनॉरिटी प्लस वेलफेयर बेनिफिशरी सॉलिड साथ, जैसे कि दिख रहा है वैसे वो अगर साथ देते हैं तो ममता फिर से वापस करेगी। अगर हम मोस्ट लाइकली सिनेरियो की बात करें तो टीएमसी साइकोलॉजिकल एज पे दिखती है, लेकिन बीजेपी ग्रोथ स्टोरी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब क्लीन स्वाइप नहीं होगा, फाइट जो है वो हार्ड होगा। रिजल्ट काउंटिंग डे तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, रिजल्ट अनसर्टेन ही रहेगा। और यही इस इलेक्शन को सबसे ज्यादा डेंजरस बनाता है। जो जीतता दिख रहा है वो लास्ट में हार भी सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि लेकिन आम आदमी को इससे क्या मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबके प्रैक्टिकल सवाल की कि मुझे क्या मिलेगा। तो दोस्तों, अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो जो इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से इंडस्ट्री आती है, जॉब्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी होती है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो बिजनेस जो है वो डरता है, जो कैपिटल है वो बाहर जाता है, जो यूथ है वो उनका माइग्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखता है। स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा होता है। सेंट्रल फंडिंग रुक जाता है, रेलवे जैसे कि रेलवे प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सब पे असर पड़ता है। यानी बिहार का आदमी भी, यूपी का बिजनेसमैन भी और दिल्ली का इन्वेस्टर भी बंगाल रिजल्ट से इनडायरेक्टली प्रभावित होता है। यह सिर्फ पॉलिटिकल गॉसिप नहीं है, ये इकोनॉमिक रियलिटी है। और अगर हम बात करें 2029 की राजनीति की, तो आपको क्या लगता है? दोस्तों, अगर बीजेपी बंगाल में ब्रेक थ्रू करती है तो 2029 लोकसभा नैरेटिव और मजबूत होगा, मैसेज जाएगा, अपोजिशन स्ट्रांग होल्ड भी टूट सकता है। अगर टीएमसी मजबूत जीतती है तो ममता नेशनल अपोजिशन फेस बन सकती है, इंडिया अलायंस को नया कॉन्फिडेंस मिलेगा, दिल्ली पॉलिटिक्स पूरी तरह शिफ्ट हो सकता है। यानी बंगाल सिर्फ सीएम नहीं चुनेगा, वो 2029 की पॉलिटिकल ट्रेलर दिखा रहा है, और शायद फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर रेस की दिशा भी तय कर सकता है। तो दोस्तों, बंगाल सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं चुन रहा, वो तय कर रहा है इंडिया की अगली पॉलिटिकल डायरेक्शन। क्या ममता फिर से इतिहास लिखेगी या बीजेपी पहली बार बंगाल का किला को जीतेगा? क्या यह सिर्फ स्टेट इलेक्शन है या 2029 की शुरुआत? असल आंसर ईवीएम में बंद है, लेकिन जनता का मूड धीरे धीरे साफ हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से इस बार बंगाल में कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही डीप पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, उनके पीछे की असली कहानी बताते हैं। दिस इज नॉट जस्ट ए पॉलिटिक्स, दिस इज अ पावर, एंड बंगाल इज द बैटलफील्ड।